अब मैं आ जाती हूँ जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, और इस बदलती हुई दुनिया में और इतनी तेज़ी से बदलती दुनिया में जो जो दशकों में, सालों में नहीं, हफ्तों में बदल रही है शीतल जी, और ये सबको सरप्राइज़ कर रही है। और फिर से मैं सलाम करना चाहती हूँ प्रवीण साहनी जी को। जब वो ये बातें कह रहे थे मुझे लगता था कि ये दीवाना कोई बरगला रहा है, क्या बोल रहा है, और उसी दीवाने की बात एक एक सच हो रही है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या आप ये बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं जहां एक ऐसा देश जो 50 साल से सैंक्शंस के तले दबा हुआ है, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी से पूरा डिस्कनेक्ट है, वो समझता भी नहीं है कि शेयर बाज़ार जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट है या और दूसरा, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरी बात, वहाँ मुल्ला राज है। और चौथी बात, वहाँ औरतों को ज़बरदस्ती जो है हिजाब पहनाने की जो एक पूरा प्रोपेगेंडा है, जो कि अब नहीं है, सच नहीं है कि अब ज़बरदस्ती एक है सरकारी डिक्टेट, लेकिन औरतों को हमने देखा है आज़ादी से वहाँ घूमते हुए। एक ऐसा देश दुनिया की सबसे बड़ी पावर को न सिर्फ के चैलेंज करता है, बल्कि मुझे कहते में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है कि उसको हरा दिया है, डिफीट कर दिया है। आप बदलते हुए देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर? नहीं, एक्चुअली ऑर्डर बदल रहा था, हमने उसको स्वीकार करना ईरान की वजह से शुरू किया है। अच्छा, ये श्रेय उसको है। देखिए, अच्छा, जब यूरोप ने तय किया कि वो डॉलर के प्रभुत्व की जगह अपनी करेंसी लाएंगे, यूरो वो लेके आए। यूरो शुरुआत थी जब वर्ल्ड ऑर्डर में सचमुच में बड़ा डेंट होना शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, जो 45 से पहले की बात है, उस समय तो सोवियत संघ के नाम से एक चीज़ आ गई थी, उससे एक चुनौती थी आमने सामने की। फिर सोवियत संघ ढह गया और लगा सारी दुनिया एक तरफा है, एक ही आदमी के, एक ही देश की मुट्ठी में है। लेकिन जब यूरो वाला इशू आया तो वो पहली चीज़ थी। और जब इराक के सद्दाम हुसैन ने कहा हम यूरो में व्यापार करेंगे, और उसके बाद वो मारे गए। ये देखिए, हम देख रहे हैं वहां से चीजें बदलना शुरू हुई। फिर हम इकोनॉमिक डाटा हमें बताता है, एक जमाने में ये जो G7 के देश हैं, ये जमाना बहुत पुराना नहीं है, 15 साल पहले की बात है। G7 के देश दुनिया में 42% व्यापार पर नियंत्रण इनका था। आज 40% पे ब्रिक्स का नियंत्रण है, और G7 28 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ईरान हमें इन आंकड़ों की तरफ, इन सूचनाओं की तरफ ले जा रहा है जो हमने इसके पहले उस तरह से नहीं देखी। क्योंकि हम उन्हीं, अगेन वही कि सूचना साम्राज्य जो है हमें अपनी तरह से प्रभावित कर रहा था। हम लोग एंग्लो सैक्सन रेस की भाषा, उसी के कल्चर, उसी की किताबें, हमारे तो सारे रेफरेंसेस हम अंग्रेजी साहित्य वगैरह से ही लेते हैं ना। थोड़ा बहुत रूसी साहित्य, चूँकि वो रूस से भारत के ऐसे रिश्ते थे कि वहाँ से वो सस्ती किताबें फ्री वाली आ जाती थी, लेफ्ट पार्टीज़ के स्टॉल्स पे लगी रहती थी, तो हम लोग रूसी लेखकों को भी जान गए। वरना हम यूरोप के कहाँ लेखकों को जानते हैं, फ्रांस के लेखकों को नहीं जानते, पुर्तगीज वगैरह का तो नाम ही नहीं सुना है हमने। हम जानना नहीं चाहते या लैंग्वेज बैरियर है? जानते नहीं है, इंफॉर्मेशन बैरियर होता है, लैंग्वेज की वजह से। जब होगा सामने तो जान जाएंगे। रूसी था तो जान गए ना। फ्री में उनकी सोवियत भूमि आती थी तो उससे थोड़ा बहुत ये वो, और पुष्किन नाम के कोई कवि होते हैं, तोल्स्ताय, इतने बड़े लेखक हैं, हम कहाँ जान पाते अगर वो सस्ती किताबें न होती तो। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मुझे बताइए, तो फिर इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा? नहीं, सुपर पावर अब कहाँ है अमेरिका? मैं आपको आंकड़ा बता तो रहा हूं, अमेरिका नहीं, G7 ग्रुप सुपर पावर नहीं है। 28% पे आ चुका है, और ब्रिक्स, उतने ही देश तो ब्रिक्स में है, ब्रिक्स जो है 42% पे पहुंच गया है। तो मुझे, अगर मैं सही अच्छा, ये तब है जब भारत ने ब्राजील की बैठक में इस बात से इनकार कर दिया था डॉलर के पक्ष में। भारत एक अकेला देश है ब्रिक्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल फैसले रुके हुए हैं। क्योंकि भारत का वर्तमान नेतृत्व रहना अमेरिका की गोद में चाहता है, मजबूरी उसे ब्रिक्स में ले जाती है। लेकिन हम तो वो दिल से ब्रिक्स में नहीं है। अब तो अध्यक्ष नहीं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तलवा। सच्चाई ये है, बहुत शर्मनाक है, लेकिन ये सच्चाई है। दुख हो रहा है आप जो कह रहे हैं, शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये फैक्ट्स हम लोग, हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से, मोदी जी की बात नहीं है, ये 1.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। हाँ, 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 अरब।
150 डेढ़ करोड़ अरब वही, हिंदुस्तानियों की 150 बात करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है, जिसमें से अधिकांश को ये सच पता नहीं है। क्योंकि हमारी डिग्निटी मिली हुई है इसमें, सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। जब हमने इस पूरे दौरान ये भी तो हुआ ना, जो राइट विंग के सारे लोग जो वो हैं कि आप इतना बड़ा कांड किया उन्होंने एक देश पर, एक सार्वभौम देश पर। पहले उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, वो गलत था। वो कहने वाले स्वर सारी दुनिया में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे देश बहुत कमज़ोर हैं। हमारे यहाँ के 27-28 देश तो ऐसे हैं जिनमें सरकार नाम की चीज़ पूरी तरह से सरकार भी नहीं है, वो लिस्ट में हैं और किसी तरह से सरकार है। तमाम तरह की यूएन वगैरह की और पश्चिम वगैरह की भेंट और उससे चलते हैं, बहुत कठिनाइयों में है, अराजकता है, मतलब ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनके पास सरकार होने की। लेकिन इसके बाद 130-35 देश दुनिया में हैं, 40 देश हैं जिनमें थोड़ा बहुत ढांचा है, सरकारें हैं, कायदा कानून है और वो एक चाल पे चलते हैं। उनमें से अधिकांश आश्रित हैं और उनको इसीलिए अमेरिका वगैरह अपने पसंद में बुला लेते हैं और कहलवा लेते हैं यूएन में। लेकिन फिर भी 50 देश ऐसे हैं जो अपनी बात अपने मन की राय से कह सकते हैं दुनिया में, और स्क्वीज कर ले तो 30 देश तो कम से कम ऐसे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है जी। तो ये उम्मीद की जाती है कि हम कम से कम 30 में तो होंगे। इस दौरान हमने अपने को उन 30 की जगह 120 के नीचे डाल दिया है। तो आप बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु नहीं हैं? अरे हम क्या करेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी के मान रहे हैं, मेरी क्या औकात है। मार्गदर्शक मंडल ने कहा है, ये बीजेपी के संघ के मार्गदर्शक मंडल के बोल सकने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्तित्व ने, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है, मेरी क्या औकात। तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्व गुरु नहीं है? जेल तो आपको किसी भी बात पे भेजा जा सकता है, उससे बचने की कोशिश न करिए, वो संभव नहीं, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना हमारे जैसों। आपने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस फिराक में है कि किसी तरह से तलवे चाटना, हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस भाषा का इस्तेमाल होना, लेकिन हटा दीजिएगा आप एडिट। लेकिन जो ये मेरे मन से निकल गया, इसको हटा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आसमान अगर काला है तो उसे काला कहना पड़ेगा, अगर काले बादल इसमें, मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं कम से कम कि भारत ये पूरी कोशिश कर रहा है अपने अतीत के रिश्तों को भी दांव पे लगा के, अपनी अर्थव्यवस्था को भी एक हद तक रिस्क में डाल के, अपनी आबादी को भी रिस्क में डाल के, कि उसके रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाएं और अमेरिका में भी रिपब्लिकन से ट्रंप के नेतृत्व में बहुत अच्छे। लेकिन क्यों? क्या भारत में, मान लेते हैं मोदी जी को पता नहीं है, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पूरा जो IAS IFS जो तमाम लोग हैं जिनको दशकों का ब्यूरोक्रेसी का तजुर्बा है, जो जवाहरलाल नेहरू ने इतनी मजबूत जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा पूरा एक सेक्शन बनाया, उन सबको ये पता नहीं है कि जो सत्ता का संतुलन है वो बदल चुका है और हमें अब जो है वो ग्लोबल साउथ में शिफ्ट होना है। नहीं, क्या आप यकीन करती हैं कि हमारे लोग किसी की सुनते हैं? किसी की हिम्मत है कि उनके सामने इस तरह की कोई राय, उनकी राय के विपरीत लेके साथ में बैठ के या टाइम लेके उनसे कह सकता है? संभव है ऐसा इस दौर में? सिर्फ चाटुकार रहेंगे उनके इर्द गिर्द, कोई सवाल ही नहीं है, आईब्रो देख के चलेंगे वो। अच्छा जी, कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर मोदी जी ट्रंप से रिश्ता करना चाहते हैं तो पूरे प्रशासन तंत्र में, उनके चारों तरफ के आभा मंडल में और इस तरह की चीज़ों को कैश भुना लेने वाले एक बहुत बड़े कथित औद्योगिक और दलाल समाज में आप उसी तरह की गति होते हुए देखें। लेकिन शीतल जी, गलती कहाँ हुई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिनल सिन? जो सबसे बड़ा गुनाह था, क्या वो ये था कि 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल गए और इजराइल जाके उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए 150 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लाया हूँ, उनका सलाम लाया हूँ, आप तो फादरलैंड हैं, मैं मदरलैंड हूँ और सबसे करीबी मैं दोस्त हूँ आपका इजराइल का। वहाँ पे फिर उनको बहुत बेहतरीन शानदार एक मेडल पहनाया गया, वो तमाम चीज़ें हुई और कुछ घंटों बाद जंग शुरू हो गई। देखिए, दुनिया में कभी भी कोई नकारात्मकता से आगे नहीं बढ़ता, नफरत से भी नहीं बढ़ता, झूठ से भी नहीं बढ़ता। ये सब औजार हैं, लेकिन ये अगर आपकी बेसिक पॉलिसी इस पे आ जाए तो फिर संभव नहीं है। 2014 मई में हमारे साथ वही हुआ। हमें एक झूठ के बहुत बड़े प्रचार ने इस देश के जनमानस को मूर्ख बनाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पुराने दिन बुरे थे,
पुराने लोग बुरे थे, पुरानी लीडरशिप बुरी थी, पुरानी हर चीज बुरी थी, अच्छे हम हैं, हम अच्छे दिन लाएंगे। और ऐसा कह के लोग आ गए। उनके पीछे बहुत सारी चीजें थी, उस पर आपका कार्यक्रम वेस्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने जो दुनिया के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज व्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो उनके विचार थे, उन्होंने लागू करना शुरू किए और फिर वो बुरी तरह से फेल होना शुरू हुए। आज नोटबंदी पर उनकी आलोचना उन्हीं के गैंग के एक सबसे बड़े अंग्रेजी आइडियोलॉग रंगनाथन कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं। और वो उनके मुंह में जबान नहीं को पब्लिक में आए और बताएं कि हमने नोटबंदी की थी आते हुए, ये देखो इस पॉलिसी के फायदे, ये हुआ, ये हमने करेंसी कम कर दी, कैश करेंसी, ये हमने टेररिज्म कम कर दिया, ये हमने नकली नोट कम कर दिए, इससे एमएसएमई में इतना उछाल आया। कहीं कोई कहने को, जवाब देने को तैयार नहीं है और जवाब ढूंढने वालों को हैरस किया जा रहा है कि आरटीआई मत लगाओ। फिर उन्होंने कहा कि वो 100 साल से कहते आ रहे थे, या जब से भी कहते आ रहे हैं, कि 370 हटाते कश्मीर समस्या सॉल्व हो जाएगी। 12 साल उनको हो गए, कश्मीर में चुनाव हुए, गवर्नमेंट को आपने म्यूनिसिपैलिटी बना दिया, उसके पास न पुलिस है न कोई राइट है, सारे राइट वहां एलजी में है। जैसे आपने दिल्ली में केजरीवाल से सब राइट छीन लिए थे, सब एलजी को दे दिए थे। तो आपने सरकार नाम पे सिर्फ एक बिल्ला है जिस सरकार के पास कोई हुकूमत का राइट ही नहीं, और आप वो दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल ही नहीं हुई हैं। फौज ज्यादा लगानी पड़ी, आपकी अर्धसैनिक बल ज्यादा लगाने पड़े, और आपको लोकतंत्र छीने रहना पड़ा। सैकड़ों लोगों को आपने जेल में डाल रखा है, बार बार आपका इंटरनेट वहां आपको बंद करना पड़ता है। बड़ी बड़ी घटनाएं पुलवामा, पहलगाम वगैरह हुई हैं जो इससे पहले इतनी बड़े लेवल पर नहीं हुई थी। तो ऐसे ही अन्य आपकी जो आर्थिक नीतियां थी, उन सब ने इस देश के विकास को, सिर्फ आप आंकड़ों में बाजीगरी कर रहे हैं, जिसको अब दुनिया ने पकड़ लिया है। आईएमएफ ने पकड़ लिया कि आप आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं। अगर उन आंकड़ों को, उस जो हेराफेरी समझ रही है दुनिया, उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारे अर्थशास्त्री बताते हैं कि हम वही 3-4% से ऊपर हमारी वृद्धि दर नहीं है। और वैसे भी अब हमारा जो इकोनॉमी में जगह थी, वो भी तो 2 स्थान हम नीचे खिसक के आ गए हैं। हम 6वें पे है इस समय, 6वें पे आ गए आईएमएफ के अनुसार। तो वो ये कह रहा है कि ये वो अनुमान है, वो भी इस साल का हो सकता है हम 7वें पे ना पहुंच जाए। ये जो क्राइसिस हो रहा है एनर्जी सिक्योरिटी का, इस अब एनर्जी सेक्टर मामले में सबसे ज्यादा क्राइसिस में हम पहुंचे। क्यों? 19 में हमने इसी ईरान से अमेरिका के डांटने पर सैंक्शन को ऑनर करने के लिए रिश्ता तोड़ लिया। ईरान हमें अपना तेल छूट के साथ 5 दिन में आ जाता है, वहां से खुद अपने जहाज पे लाद के, बिना जहाज का किराया लिए, बिना इंश्योरेंस लिए हमारे पोर्ट पे पहुंचाता था। और रुपए में ये कारोबार होता था। रुपया हमारे बैंक में, यूको बैंक में रखा जाता था। 50-60 हजार करोड़ ईरान का हमारे बैंक में पड़ा रहता था, और उससे ज्यादातर इंपोर्ट जो करता था हम भारत से खरीदता था। एक तरफा भारत। अब ये तो सोचिए, भारत के फायदे का इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसको छोड़ के, इसको कैंसिल करके हम खुले बाजार में गए, जहां हमें कम से कम $10-12 पर बैरल ज्यादा पैसा देना पड़ा। वो जो हमारी सप्लाई सुरक्षा थी 5 दिन में आने की, वो खत्म हुई, भाड़ा ज्यादा देना पड़ा। और इस सब से हमने क्या किया? सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। चीन ने नहीं किया तो चीन मिट गया क्या? उसी समय वो तो सबके लिए आया था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट में क्या प्रो अमेरिका लोग बैठे हुए हैं जो मोदी जी को ये समझा रहे हैं कि वही अल्टीमेट गॉड? मोदी जी प्रो अमेरिका है, आरएसएस प्रो अमेरिका है, दक्षिणपंथ प्रो अमेरिका है, कोई नहीं बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया, इनमें से तो कोई है ही नहीं जो कुछ वहां कह सकता है। उन सबको प्रो अमेरिका होना पड़ा है। भले ही ट्रंप का भी लेटेस्ट आ गया है कि उन्होंने चीन और भारत को नरक कहा है। उन्होंने नहीं, उनके एक विद्वान ने कहा है, ट्रंप ने उसको रिट्वीट किया। नहीं, और उनके विद्वान यहाँ आके कह गए कि जैसे चीन बड़ी ताकत हम उस तरह से इंडिया को विकसित नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। और इस पूरे देश में लोगों को शर्म नहीं है, चैनल चलाते हैं, ये पत्रकार हैं। इन शर्मनाक लोगों ने उस पर कोई बहस नहीं चलाई शाम की, इसकी उसकी, कि सरकार को खड़ा करते कि जवाब दो, ये क्या कह के गया हमारे मुंह पे, और अगर ऐसा है तो हमें अमेरिका के साथ रिश्ता रखना चाहिए। कोई हम सार्वभौम लोग हैं कि नहीं? हम आजाद हुए कि नहीं? तो सच्चाई यह है कि जो आजादी इनके द्वारा नहीं, इस देश के बहुत ही बड़े लोगों के द्वारा अपनी जान दे के, तमाम तरह की कुर्बानियां दे के, अपने घर गिरवा के, अपनी नौकरियां खो के,
अपना धन खो के, कठिनाइयों में डाल के, जेलों में रह के, लगातार आंदोलन चला के हमारे लोगों ने हासिल की थी। सच्चाई यह है कि हमने उसे एक हद तक सरेंडर कर रखा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम खत्म हो गई है, लेकिन उसका स्वर गायब है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, जिस व्यक्ति के बारे में आप जिक्र करें, उनको बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास टिकट दिया होगा, 5 स्टार होटल में ठहराया होगा, बड़ा पैसा खर्च हुआ होगा, जिस संस्था ने ये पूरा कार्यक्रम किया था वो सरकार के साथ मिलकर काम करती है, तो इसको प्राइवेट भी नहीं कहा जा सकता कि ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड है। जब हम दक्षिण पंथ की बात कर रहे हैं और आप प्रो अमेरिका होने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उसमें तो स्वदेशी का मूल भी है। वो तो ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भाई यहाँ लोकल ही हमें करना चाहिए, क्या बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, फिर मेक इन इंडिया सारे कार्यक्रम हैं। तो फिर ये प्रो अमेरिका होना, स्वदेशी भी होना, लोकल वोकल होना, मेक इन इंडिया, ये सब कॉन्ट्रास्ट नहीं है? मैंने 3 बातें कही थी 14 मई में जो हुई, उसमें से एक बात थी झूठ। होने को तो इनका मजदूर संगठन भी है, होने को इनका स्वदेशी आंदोलन भी है, मुस्लिम होने का इनका विद्यार्थी संगठन भी है, मुस्लिम मंच भी है। ये सब झूठ है। इनका कोई स्वदेश नहीं है। इनका सारा स्वदेश गौतम अडानी है, अंबानी है, 10-5 लोग हैं वो, और उनके हित इनके हित हैं। उन्हीं को ये देश का हित बताते हैं और इनको देश पे पहनाते हैं, और देशवासियों को उनके देश हित ये इनकी वजह से लगातार खतरे में जा रहे हैं। एक ऐसा खतरा है जिससे हम सब प्रभावित हैं, लेकिन हम सब, इस देश के बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों पे, उनकी सोच समझ ही कुंद है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेस करप्ट हैं। हमने लाखों पेड़ इन लोगों को अडानी अंबानी बनाने के लिए काट डाले हैं, जो 100-100 साल, 150-150 साल, 90 साल, 80 साल पुराने थे। इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जो लोग इस पे काम करते हैं, जब उनसे मिलिए, हम लोग तो हर चीज़ थोड़ी जानते हैं। पत्रकार होने का मतलब खुदा होना थोड़ी है। जैसे हम ईरान के बारे में नहीं जानते थे, लड़ाई से पहले सिचुएशन आई, गजाला वहाब को सुना, औरों को सुना, थोड़ा बहुत जानना शुरू किया और प्रोब किया तो थोड़ा और जान गए, तो पता लगा हम कहाँ हैं, वो कहाँ है। ऐसे ये पर्यावरण का मामला है। इनके दौर में जितना हमारे 70 साल में नष्ट हुआ होगा, उतना इनके दौर में नष्ट हो रहा है। और पेड़ों की तो कोई आवाज भी नहीं है। उन पेड़ों को हम पैदा नहीं कर सकते। अब मैं गांव में रहता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि हम लोग जो पेड़ लगा रहे हैं आजकल वहां, तो हमें बहुत से लोग बता रहे हैं कि इसमें 20 साल, किसी में 25 साल, किसी में 30 साल, किसी में 50 साल। मेरी माँ लगा के गई थी, बहुत सारे पेड़ घर में थे, उनमें से कई सूख उग गए हैं, कई बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे जीवन उसने उनको पानी वगैरह किया, इंतजाम किया, उनके लिए सिंचाई कराई और क्या क्या किया होगा, तब वो आज हमें छाया और हवा दे रहे हैं। वो उसका लाभ नहीं ले पाए। एक पीढ़ी पूरा लाभ नहीं ले सकती, पूरी पीढ़ी लगाती है और तब जाके दूसरी पीढ़ी को उसका वो मिलता है। बिल्कुल। शीतल जी, अब आखिर में 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल तो ये है कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो सवाल रह गया पूछने से, वो ये था कि आप कह रहे हैं हमारी कीमत पर नहीं हो रहा है पाकिस्तान के लिए। ये भी कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी कि भाई पाकिस्तान तो जो कह रहा है अमेरिका वो कर रहा है, या जो चीन कह रहा है वो कर रहा है, एक तरह का डिलीवरी कर रहा है। एक चीज़ ज़रा से कह दो इसमें, दुर्भाग्य से पाकिस्तान में भी और भारत में भी, दोनों जगह चूंकि हम एक ही लोग थे, घर का बंटवारा है, 47 से पहले हम एक देश थे, अंग्रेजों का बनाया हुआ देश था, हमारा बनाया हुआ नहीं था, लेकिन था, एक ही देश था। जैसे सहोदरों में झगड़े होते हैं ना जायदाद के, और एक दूसरे के लिए कत्ल करते घूमते हैं, हमारा मामला ये है। और दुर्भाग्य से उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी हम लोग एक दूसरे के सेंट्रिक हैं, चूंकि हैं तो हम एक ही मिट्टी के, एक ही तरह के, एक ही उसके। वो अरबी बनना चाहते हैं जो वो है नहीं। उनके यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं जो करनी चाहिए। हमारे यहाँ इस समय ये वक्त नहीं कि हम बात कर सकें। हम पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो हमें देशद्रोही पता नहीं क्या लाद दिया जाएगा। अभी हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रख दिए। वो गुजर के बर्बाद होके कोशिश कर रहे हैं कि उस बर्बादी से वापस निकले, नहीं, और वहाँ बड़ा और हम बर्बाद होने के रास्ते पे चल रहे हैं। वहाँ तो बड़ा कल्चरल चेंज आ रहा है। लोग अपने कल्चरल में कहूँगी मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं कि देखिए अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत हो गई। मतलब एक तरह से जो एक नुकसान उनके इमेज का पूरी दुनिया में था, कहीं ना कहीं वो इस लम्हे का इस्तेमाल करके उसे इम्प्रूव करना पता लग गया कि उनकी गलती क्या थी। बिल्कुल। हमारे साथ ये है कि हम उसको शूरवीरता समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम जो उनको अलग थलग करना चाहते थे, और भारत और पाकिस्तान का रिश्ता, ये ग्लोबल साउथ में भी जब आप ये कह रहे हैं कि पूरा पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच यही तनाव चलता रहा, यही अलग थलग करने की कोशिश, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर हाउस जो आने वाले 10 सालों में नंबर 1 होने वाला है, उसका नाम है चीन।
यहीं से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से है। जब हमारे पास इसका जवाब नहीं है, हमारी राजनीति के पास, हमारे विदेश नीति के पास, हमारी अर्थनीति के पास, तो हमारे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हम नफरत से भरे हुए हैं। और नफरत भरे दिमागों में मतलब उसमें होशियारी नहीं पैदा हो सकती।